हाय गाइज, गुड इवनिंग। आई एम रजनी। आज बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है, इसलिए सही बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। अब पूरी तरह से आप लोग मेहनत में लग जाइए, पूरी तरह से आप लोग एकदम मेहनत में लग जाइए। आप लोग का रिजल्ट अब आ गया है। तो आज का जो टेस्ट है वो फिजिक्स का टेस्ट है। टेस्ट नंबर 32 है, ठीक है। 30 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए जो टेस्ट होता है डेली, वो आज सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स है। टेस्ट नंबर 32 है। 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए, जो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोग को डेली बताती हूँ। सभी क्वेश्चन का अलग अलग क्वेश्चन के अनुसार टाइमिंग आप लोग को दिया जाता है। 7 बजे से आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। रूल रेगुलेशन आप लोग को पता है कि एक क्वेश्चन का एक ही बार कमेंट करेंगे सही बच्चे। रिपीटेड आंसर नहीं करना है, रिपीटेड आंसर कमेंट नहीं करना है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सभी तैयार है ना? टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि सभी टेस्ट में लास्ट तक बने हुए रहेंगे, कोई भी टेस्ट छोड़ के नहीं जाएगा। और आप लोग अपना अपना स्कोर कि 30 में कितना आया पूरी ऑनेस्टी के साथ कमेंट करके बताएंगे। आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे अपना अपना स्कोर, ठीक है। मैं सबका स्कोर रीड करती हूँ और सबका नाम भी मैं पढ़कर डेली आप लोग को बताती हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे। और एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बता रही हूँ कि टेस्ट के दौरान आप लोग एक दूसरे पे कमेंट बहुत करते हैं, वो चीज नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पे कमेंट बाजी बहुत गंदा चीज है। आप लोग का पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। मैं आप लोग को डेली बोलती हूँ और आप लोग डेली वही काम करते हैं। कमेंट नहीं करना है, पूरा ध्यान टेस्ट में देना है। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर कभी नहीं आएगा। कमेंट करने के लिए आप लोग का पूरा जिंदगी बाकी है, बट ये टाइम अगर निकल गया तो कभी नहीं आएगा। इसलिए पूरा ध्यान टेस्ट में लगाना है। तो चलिए टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है। चलिए 15 सेकेंड दी। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग लगभग कितना होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। प्लान वेग जो है वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। अर्थात ये होता है कि वह पृथ्वी पर लौटकर कभी भी वापस ना आ सके। प्लान वेग का जो मान होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी तल से प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आप लोग रट लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर प्लान वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसके लिए टाइमिंग चलिए 17 सेकंड। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है।
तो बादलों का जो भार होता है, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो है वो आकाश में तैरते हैं। ठीक है, तो बादलों का जो भार होता है एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता है, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी की सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निम्न घनत्व होगा। इनका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो निम्न घनत्व होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, कल एक बच्चे का कमेंट आया था कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो अभिकथन में दिया हुआ है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले मैं आप लोग के लिए टाइमिंग सेट कर देती हूँ। लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है। चलिए 30 सेकंड दी। ठीक है, अभी कथन में है कि जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। आवृत्ति जो है वो दुगनी हो जाती है। तो इसका कारण रीजन क्या दिया है कि वेग इक्वल टू आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो अभी कथन दिया हुआ है कि ए में दिया हुआ है कि अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। ठीक है, बी में क्या है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है, टाइम अप हो गया, टाइम अप। सी में है अभिकथन और कारण जो है दोनों गलत है। क्वेश्चन लंबा है, चारों ऑप्शन नहीं, ठीक है, स्क्रीन पर आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी सी में से ही कोई होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को तीन ऑप्शन को दिखाई हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अभी कथन और कारण जो है दोनों सही है। जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाती है तो आवृत्ति क्या हो जाती है, दुगनी सही है, ये भी सही है। और वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और कारण जो है अभी कथन की उचित व्याख्या है। यहाँ पे जो कारण दिया है वेग इक्वल टू आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, ये जो है अभिकथन की उचित व्याख्या है। इसका जो है ये उचित व्याख्या है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दिया जाता है। चलिए 28 सेकंड दी। अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? टाइम अप। चलिए टाइम अप हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिक ऊंचाई की, ठीक है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब जो है वो क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब जो है वो बाहर के दाब के बराबर होता है, जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाले का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है। चलिए 21 सेकेंड दी। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 5। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? टाइम अप।
क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैपिलरी प्रक्रिया। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैपिलरी प्रक्रिया होगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण जो है कैपिलरी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया केशिका तत्व कहलाती है। एक ऐसी खोखली नली जिससे त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, ठीक है, केशनली कहलाती है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। लालटेन या लैंप जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो तेल जो है वो ऊपर चढ़ता है ना, बत्ती तक, तभी तो बत्ती ऊपर जलता है ना। तो ये जो है केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, कैपिलरी प्रक्रिया है। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही कैसे सोखता है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। चलिए टाइम अप हुआ। सभी का आंसर आ गया है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, कैपिलरी क्रिया, किसका क्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए 12 सेकंड दी। चाकू किसका उदाहरण है। चाकू किसका उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बेड्स होगा। चाकू किसका उदाहरण है, तो बेड्स का। बेड्स जो है एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं, ठीक है ना। बेड्स क्या होते हैं, एक प्रकार के साधारण यांत्रिक उपकरण होते हैं। चाकू इसी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसके लिए टाइमिंग। चलिए 25 सेकंड दी। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। सेंटीग्रेड है जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एंडर्स सेल्सियस होगा। एंडर्स सेल्सियस जो थे वो स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ थे। एंडर्स सेल्सियस कौन थे, ये स्वीडन के थे। स्वीडन के एक महान भौतिक शास्त्री भी थे तथा गणितज्ञ भी थे। 1742 ईस्वी में इन्होंने सेल्सियस पैमाने की खोज की थी। सेल्सियस पैमाने की खोज इन्होंने कब की थी, तो 1742 ईस्वी में की थी। उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण जो है किया गया। किनके नाम पर किया गया, एंडर्स सेल्सियस के नाम पर ही सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया। उन्होंने कब खोज की थी, तो 1742 ईस्वी में, ठीक है, 1742 ईस्वी में खोज की थी, ठीक है। किसकी खोज की थी, सेल्सियस पैमाने की, ठीक है ना। सेल्सियस पैमाने, मैं लिख देती हूँ, आप लोग जन्म मत समझ जाइएगा, जन्म मत समझ लीजिएगा। सेल्सियस, ठीक है, पैमाने, सेल्सियस पैमाने की खोज, ठीक है। कब किए थे, तो 1742 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। 1742 ईस्वी में सेल्सियस पैमाने की खोज किए थे एंडर्स सेल्सियस ने, और उन्हीं के नाम पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने का नामकरण किया गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 19 सेकेंड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, पूछ रहा है मानव शरीर का औसत तापमान जो है वो कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का औसत तापमान। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। ये क्या है? मानव शरीर का औसत तापमान है ये तीनों। ठीक है, ये तीनों जो है मानव शरीर का औसत तापमान है। सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर, तीनों बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 31 सेकेंड। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग, ठीक है, 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए टाइम अप हो गया, तो इसकी राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी वाले, सभी का आंसर आ गया है तो ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है हाइपोथर्मिया। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के तापमान, ठीक है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगभग कितना होता है, कितना दिया हुआ है, 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को हम लोग हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसमें शरीर का तापमान जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हाइपोथर्मिया। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए 11 सेकेंड। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम होगा? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। देखिए प्रायः क्या होता है बच्चों कि सभी द्रव जो है गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। तथा क्या होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात क्या होता है कि बढ़ना प्रारंभ करता है। इसका अर्थ ये होता है कि जल एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होता है। ठीक है ना, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है वो सबसे अधिक
होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है वो सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग मिलता है 15 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक बैड कंडक्टर है? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 होगा लकड़ी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ऊष्मा का संचरण बहुत धीमी गति से होता है वे पदार्थ जो है ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक है, जबकि तांबा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। हीरा भी ऊष्मा का चालक है। माइका जो होता है वो लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक है। ठीक है ना, माइका जो होता है वो लकड़ी की अपेक्षा अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पूछ रहा है उष्णता का कौन सा कुचालक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लकड़ी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लकड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग चलिए 14 सेकेंड दी। आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्द्रता मापी। यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आर्द्रता मापी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आर्द्रता को मापने के लिए आर्द्रता मापी, ठीक है ना, जिसको हम लोग हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दाब मापी दाब को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग मैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, थर्मामीटर को पता है ताप को मापने के लिए। और क्या है, तरल मान, तो तरल मान द्रव के घनत्व की माप के लिए होता है, जिसको हम लोग हाइड्रोमीटर बोलते हैं। द्रव के घनत्व को, जिसको हम लोग तरल मान जो यहाँ पे है, इसको हम लोग हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं। दाब मापी को हम लोग मैनोमीटर बोलते हैं, दाब मापने के लिए थर्मामीटर, ताप मापने के लिए। और आर्द्रता मापी जिसको हम लोग हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हाइग्रोमीटर और इसको हाइड्रोमीटर। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 18 सेकेंड दी। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता था? टाइम अप हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मरकरी होगा। पारंपरिक थर्मामीटर में मरकरी पारा का उपयोग किया जाता है। रासायनिक जगत में केवल यही धातु जो है वो साधारण ताप और दाब पर द्रव रूप में रहती है। यह जो होता है अत्यंत जहरीला होता है। इसका मुख्य जो अयस्क है वो कौन सा है, सिनेबार है, जिसको हम लोग HGS बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मरकरी पारा जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी जो है वो सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती है। ठीक है, चलिए 18 सेकेंड दी। गर्मी सीधे खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती।
टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्मी सीधे जो है खाली स्थान से संदर्भित नहीं होती, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्मल ऊर्जा का मापन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले का सभी का करेक्ट आंसर होगा। थर्मल ऊर्जा का मापन से ये संदर्भित नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? रेफ्रिजरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसकी राइट आंसर जो होगा वो होगा बाष्पीकरण। ऑप्शन डी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेफ्रिजरेटर जो है बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में कोई द्रव प्रशीतक अधिक दाब से कम दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो यह बाष्पीकृत होता है, और बाष्पीकरण के लिए रेफ्रिजरेटर जो है गर्म पदार्थों से ऊष्मा लेता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। चलिए टाइम अप हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले रेफ्रिजरेटर होगा। किसी भी शीतल स्थान से ऊष्मा लेने तथा तप्त स्थान को देने की युक्त को हम लोग प्रशीतक कहते हैं। वास्तव में क्या होता है कि यह उत्क्रम दिशा में कार्य करने वाला एक ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ ऊंचे ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेता है और इसका कुछ भाग यांत्रिक कार्य में बदलता है और शेष भाग जो होते हैं नीचे ताप की वस्तु को लौटा देता है। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग प्रशीतक बोलते हैं हिंदी में कार्यकारी पदार्थ शीतल वस्तु से ऊष्मा लेता है तथा इस पर बाह्य ऊर्जा स्रोत से कार्य किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऊष्मा की अधिक मात्रा जो है किसी तप्त वस्तु को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रेफ्रिजरेटर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशीतक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक दोनों एक ही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 10 सेकंड। क्रायोजेनिक जो है खाली स्थान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कम तापमान। क्रायोजेनिक जो है वो कम तापमान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक तकनीक को हम लोग निम्न ताप की कहते हैं, जिसका ताप जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रायो जो है यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, क्या अर्थ होता है? बर्फ जैसा ठंडा। ये यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, क्रायोजेनिक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 12 सेकंड दी। परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है। परम शून्य जो है वो खाली स्थान है, ताप को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 20। टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी का आंसर आ गया है। परम शून्य खाली स्थान ताप को दर्शाता है, तो परम शून्य जो है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 0 से 273 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन
सी जो होगा वो ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसके लिए आप लोग को टाइमिंग चलिए 22 सेकंड दी। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राडा रेंज कहा जाता था। पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को राडा रेंज कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम 1946 में बेचा गया था। इसको सर्वप्रथम कब बेचा गया था? तो 1946 में बेचा गया था। ठीक है, मैं लिख देती हूं, इसे सर्वप्रथम 1946, ठीक है, 1946 में बेचा गया था। ठीक है, इसे सर्वप्रथम 1946 में बेचा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है। चलिए 32 सेकंड का टाइमिंग दी मैं आप लोग को, इसको इधर कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ठीक है, 3 ऑप्शन है, ए बी सी में से ही कोई आपका राइट आंसर होगा। टाइमिंग मैं अभी तक आप लोग का स्टार्ट नहीं की हूँ। ठीक है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट हो गया है। टाइम अप। चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले का करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि धातुएं जो होती है वो विद्युत की चालक होती है, इसलिए माइक्रोवेव ओवन में धातु की बर्तन की जगह चीनी मिट्टी की बर्तन का उपयोग करना चाहिए, जिससे धातु की सतह पर जमे इलेक्ट्रॉन के कारण झटका लगने का खतरा ना रहे, मतलब शॉक लगने का खतरा ना रहे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा जो है वो रहता है। ठीक है, झटका यानी शॉक लगने का खतरा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे, ठीक है, अभी कथन और कारण वाला दिया है। ठीक है, तो अभी कथन में क्या बोल रहा है, टाइमिंग आप लोग को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। लंबा क्वेश्चन है, चलिए 33 सेकंड दी। अभी कथन में हम सर्दियों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, कारण दिया है सफेद कपड़े जो है उष्मा के अच्छे प्रवर्तक हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा, एबीसी में से तीनों में से कौन सा होगा? टाइम अप। यहाँ पे अभी कथन में दिया है कि हम सर्दियों में सफेद कपड़ा
पहनना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कारण दिया है सफेद कपड़ा ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये जो है वो गलत है। हम सर्दियों में सफेद कपड़े नहीं, हम गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। सर्दियों में हम काले कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ा जो होता है वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सर्दियों में हम उन कपड़ों को पहनते हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। सफेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसलिए क्या होगा यहाँ पे आर जो है वो सही है रीजन, बल्कि ए जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग काले कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं, ठीक है। ठीक है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं। पसीना जो है आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ठीक है। यहाँ पे टाइम अप हो गया, ठीक है। यहाँ पे है कि हम गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करते हैं और पसीना जो है आर्द्र जलवायु में तेजी से सूखता है। तो इसका हम लोग राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्या होता है कि गर्म और आर्द्र जलवायु में हमें उमस अधिक महसूस होती है, अतः ये हमारे लिए सहज नहीं होती, तथा पसीना जो होता है आर्द्र जलवायु की अपेक्षा शुष्क जलवायु में तीव्रतम सूखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर जो है दोनों गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में, ठीक है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट कर देती हूँ। थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। कारण दिया है अल्कोहल का हिमांक पारे की तुलना में कम होता है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। एल्कोहल जो है तापमापी में पारे के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। इससे 70 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे से तापमान को मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में पारे की जगह अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। अल्कोहल का हिमांक जो है पारे की तुलना में कम होता है। ये आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। 13 सेकेंड। उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टाइम अप।
इसका राइट आंसर की बात करें तो जिनका जिनका ऑप्शन सी है सभी का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्मोडायनेमिक्स होगा। उष्मा या उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को हम लोग ऊष्मागतिकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी। ये इंग्लिश नेम है, इसको हम लोग हिंदी में ऊष्मागतिकी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25 सेकंड। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिपोजिशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण भी बोलते हैं। इसको हम लोग निक्षेपण भी बोलते हैं। ठीक है, निक्षेपण जो है उदरपातन की उल्टी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 15 सेकंड दी। इनमें कौन सा है जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है इनमें कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव। रिफ्रैक्टिव जो है यहाँ पे इससे संबंधित नहीं है। रिफ्रैक्टिव जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक बोलते हैं। किसी माध्यम की वह शाखा है, जो वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसी माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो रिफ्लेक्टिव होगा, अपवर्तनांक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 23 सेकेंड। हिमीकरण, फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा खाली स्थान के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हिमीकरण, फ्रीजिंग जो होता है, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा जो होता है वो एक्सपांसन के कारण होता है। किसके कारण होता है, एक्सपांसन। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि ठंडे स्थानों पर जाड़ों के दिनों में नलों में बहने वाले जल का ताप जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गिर जाने पर जल के आयतन में वृद्धि होती है, परंतु पाइप जो है वो सिकुड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के कारण नलों की दीवारों पर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि वे फट जाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांसन बोलते हैं, एक्सपांसन बोलते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम लोग एक्सपांसन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 26 सेकंड दी। गर्मी जो है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं।
टाइम अप टाइम अप। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एनीलिंग होगा। ऑप्शन ए वाले सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गर्म शीशे को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, आप लोग का टेस्ट जो है वो फिनिश्ड हो गया है। तो सभी बच्चे 30 में कितना आया आप लोग ईमानदारी से वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, कल का कमेंट मैं रीड की थी, जिन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उन सबका मैं नाम बताती हूँ आप लोग को। उनका नाम है प्रेरणा रानी, विक्रांत कुमार, रवि रंजन कुमार, चंदन कुमार वर्मा, ठीक है, आरोही सिंह, सत्यम कुमार वर्मा, गौतम कुमार, गौरी शंकर मंडल, हिमांशु, सुनील कुमार, ऋषुराज, कौशल चंचल, मौसम कुमारी, रोशन कुमार, आशीष सिंह, संटू सिंघानिया, श्वेता सिन्हा, नीतीश राणा, रणवीर कपूर, राहुल जयकर, शिवानी सोनी, सत्यम कुमार दास, सत्यम कुमार, अमित कुमार, स्वाति मिश्रा, अखिलेश वर्मा, प्रीति कुमारी, कुलदीप शुक्ला, ऋषि रंजन, रोशन यादव, पिंकू कुमार रजक, एकता कुमारी, पीयूष कुमार, राना अशरफ, बाबू विजय, मधु, ज्योतिष कुमार, पीयूष रॉक, चंदा कुमारी, मधु, धर्मेंद्र कुमार, रामशंकर पांडे, अजीत कुमार, अर्पणा झा, सुधीर कुमार, आलोक यादव, रूपेश रंजन, अंशु पल, स्वाति मिश्रा, निरंजन कुमार, छोटन कुमार, कौशल किशोर, स्मार्ट राजू, राहुल, इन्होंने सब अपना अपना स्कोर कल कमेंट किया था। प्रदुमन शर्मा, रामबली कुमार। ठीक है, आज का भी स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं सबका कमेंट वहां पर रीड करती हूँ। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।